प्रश्न, दिल्ली पुलिस की कंप्लीट इकोनॉमी करा 1 घंटा कमाएगी। पंचवर्षीय योजना लघु उद्योग औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ा। विदेशी मुद्रा की तीव्र कमी है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामना की गई चुनौतियों में एक थी, देख मैं बार ही बताऊँ नहीं आगे क्या करना। देख दूसरी पंचवर्षीय योजना है क्या पर फोकस करियो, औद्योगिकरण पर, उद्योगों पर फोकस करियो है ना। मतलब बिजनेस पे बढ़ाया, बिजनेस में बढ़ाया हो ज़्यादा, ठीक है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना मतलब जहाँ भिलाई हो गयो, दुर्गापुर हो गयो, राउरकेला हो गया, ये 3 इस्पात संयंत्र है ना, मतलब स्टील प्लांट है जिसका लगाया दूसरी पंचवर्षीय योजना का छागे। और 1957-58 के गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का कारण मुख्य दूसरी पंचवर्षीय योजना का पूंजीगत वस्तु में भारी मुख्य आयात था। अब देख सोच, दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई औद्योगिकरण पर फोकस करिए तुम। उद्योग किसा किसा, एक तो भिलाई, एक दुर्गापुर, एक राउरकेला। भिलाई छत्तीसगढ़ में हो, याद रखिए। दुर्गापुर अब तो यहाँ दुर्गा पूजा हो, चाहे दुर्गा नाम हो, वो पश्चिम बंगाल संबंधित हुआ हमेशा। राउरकेला की उड़ीसा के है ना, उड़ीसा के साथ है जर्मनी की सहायता वो बनाए हुई, ठीक है। जर्मनी की सहायता राउरकेला, दुर्गापुरम पश्चिम बंगाल बनाए की सहायता ये याद गुनी। ये 3 इस बात संयंत्र करिया। और महालनोबिस मॉडल तो जो महालनोबिस हो वो औद्योगिकरण ने बढ़ा दिया, मतलब बिजनेस बढ़ा दिया वो, ठीक है। अब तू जब थार बिजनेस बढ़ा सी तभी कमाई थार मुद्रा कमाई कहीं कमी को ना सी है ना। तो विदेशी मुद्रा तो विदेशा का मुद्रा ली तू, क्योंकि ये तो ध्यान है राउरकेला दुर्गापुर है ना, ये जर्मनी के सागे बनाया। अबे उड़ीसा का मैंने जर्मनी मतलब की सहायता बनाया, तो विदेशी मुद्रा में तीव्र कमी आई भी की वजह है ना। तो यहाँ कुछ कर सके देर 1958 में गंभीर विदेशी मुद्रा का संकट, इसी कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूंजीगत वस्तुओं का भारी आयात करियो, मतलब आया ही गया, भारी भारी वस्तुएं आई। 20 संयंत्र स्थापित कर। महालनोबिस मॉडल का मुख्य तर्क यह था कि पूंजीगत वस्तुओं को भारी उद्योगों में निवेश उपभोक्ता वस्तुओं में निवेश की तुलना भविष्य की उत्पादन क्षमता को अधिक बढ़ाता है। यानी कि देख महालनोबिस मॉडल है, पूंजीगत वस्तु यानी कि भारी उद्योग है, ठीक है। भारी उद्योग बिग महीना अगर तू निवेश कर सी जा उपभोग वस्तुओं का महीने कहीं उसी भविष्य का महीने कहीं उत्पादन क्षमता अधिक की दूसरी क्यों, क्योंकि अगर मान लो थारी दुकान आती सी छोटी सी, ठीक है। एक महीने तू 5,000 रुपये लगाया पहली बार में, आती की खास हो चल रही है, कमाए तू पहले बोल में 50,000 रुपया लगा थारी दुकान आती बड़ी होगी। अब बोल, अब आगे सारे पूंजी को निर्माण कर बनते कोई दिक्कत आई, कौन दिक्कत आवे, यानी कि तेरे भविष्य के खातिर उत्पादन क्षमता भी अधिक बढ़ा दे सी, ठीक है। निवेश कर सी तुम भविष्य में अधिक बढ़ा दे सी उत्पादक वस्तु ही थी, ठीक है। पूंजीगत मतलब पूंजीगत है कि बिगमाई निवेश कर सी जान भारी उद्योग में, ठीक है। मतलब बड़ा उद्योग में तू कर ही जाना, तो यहाँ चीज कुछ कर लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड 51-56 हो। कृषि पर ज्यादा ध्यान दियो, मूल्य स्थिरीकरण, विद्युत परिवहन, सिंचाई, आप मतलब यहाँ का ज्यादा ध्यान दियो। सर्वोच्च मतलब प्राथमिकता दी है राडोमर मॉडल पर आधारित हो। 1955 में लघु स्तरीय उद्योग इकाई अधिकतम 5 लाख रुपए निवेश वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया। ये देख लीजिए। भारत का योजना आयोग की स्थापना बार भी पूछी उनकी दिक्कत हुई। 1950 के महीने में प्रधानमंत्री अध्यक्ष बना हुई, मतलब प्रधानमंत्री भी अध्यक्ष हुआ, नीति आयोग को तो भी हिसाब हुई। अब योजना आयोग, अब नीति आयोग है वो भी, ठीक है। ये पूछे ना कि पंचवर्षीय योजना की अंडर में आती तो वह योजना आयोग का आती है, फिलहाल पूछे तो नीति आयोग लिख ली, ठीक है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ जी बार कौन है, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए हुई। राष्ट्रीय विकास यानी राष्ट्र को विकास करो, विकास जो उसी पंचवर्षीय योजना बेहतर उसी हमारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचवर्षीय मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद है जो पंचवर्षीय योजना की मतलब स्वीकृति देवन हुई और 1952 हुई। जहाँ 1951-56 तो पेज पे चाल एक साल बाद में 52 का महीने एक ही स्थापना कर दी राष्ट्रीय विकास बैंक। वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात है। देख नाम में बार ये है झटे नाम उसी भटकी ना की हिंट भी उसी। अवधारणा योजना में मुद्रित हेराल्ड ओवन मॉडल का विकास केंद्रीय तत्व थी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड ओवन मॉडल पर आधारित थी। केंद्रीय तत्व कहीं हो कि अवधारणा योजना निर्माण में प्रयुक्त थी, यानी कि वो अनुपात है ना वृद्धि पूंजी
उत्पादन अनुपात असफल रहेगी भी टाइम, ठीक है। राडो ने कुछ कर ली। परमाणु ऊर्जा, हथियार, गोला बारूद, रेलवे, ये सब आईपीआर 1956 के अंतर्गत, के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। वस्त्र सूती उद्योग, सीमेंट है 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अरे 18 मतलब पूरी बता दूंगा 1956 में, शायद ही चांस बनी कि 12 जाए देख। 1956 पहली क्वेश्चन बा आर्थिक बात देखा है। पहली वो आर्थिक जो कोई भी हो कहीं आर्थिक सुधार करते आया जब तो आया 1948 में, ठीक है। हर दूसरी क्वेश्चन तो आया 1956 का महीने, तो आप 1956 वाली आप पढ़ना बात, ठीक है। देख दूसरा है परमाणु ऊर्जा, हथियार, गोला बारूद, रेलवे, रक्षा और प्रमुख उद्योग है जिन्हें आईपीआर 1956 में मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कभी होगी वो 1956 के अंतर्गत में सार्वजनिक क्षेत्र में आई और आरक्षित किया। वस्त्र उद्योग, सूती उद्योग, सीमेंट निर्माण, चीनी और ऑटोमोबाइल, पर्यटन आईपीआर 1956 के अंतर्गत केवल सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षित नहीं है, सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र ना आरक्षित करनी, ठीक है। देख यह हो कहीं 1956 की बात आई, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तभी तो मैंने कहा कहीं कहीं हो यहाँ ध्यान केंद्रित किया जो हथियार पर उपयोग, गोला बारूद आप पर ध्यान केंद्रित करियो, ऐसा तो पढ़ जी है ना। लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र की बात है सार्वजनिक इस पर ध्यान केंद्रित कौन करियो भी टाइम देख नीचे 1956 का महीने केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर आरक्षित कौन नहीं, बाकी सब जो वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये पूछे वाला सवाल है, पूरा पूछ लिया है कभी हालत में पूछ ही जाए, ठीक। 1956 का महीने भारतीय आर्थिक अब भारत का आर्थिक संविधान की नहीं अभी पूछ ले 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत को आर्थिक संविधान के याद रखिए आर्थिक संविधान के यार 1956 में भारी उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाए। 1956 को आप भारी उद्योगों पर तो बल दियो और सार्वजनिक क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका का मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दियो। अरबिन कहाँ करियो सार्वजनिक क्षेत्र ना आरक्षित नहीं थे, मतलब वो आरक्षित में रिजर्व करा कि इनको तो फैला दियो सार्वजनिक क्षेत्र में। ये सब भी कराया है वो कोई नहीं सार्वजनिक क्षेत्र इन भी आरक्षित कौन रखी इन भी मतलब फैला दियो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र पर भी बल दियो कुछ बोलो, ठीक है। बाकी देखूंगा टाइम मिल लीजिए भी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में सुधार। तीसरी पंचवर्षीय योजना को मुख्य उद्देश्य कृषि दिया, पहली आयो वो कृषि पर बल दियो, दूसरा आयो औद्योगिकरण पर बल दियो, तीसरी पंचवर्षीय योजना आई वह कृषि पर बल दियो लेकिन देती घटाओ वह फेल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ई टाइम अकाल पड़ गयो, ई टाइम 1962 में चीन को युद्ध हो, ई टाइम 1965 में पाकिस्तान को युद्ध हो, ठीक है। देख तीसरी पंचवर्षीय योजना है विफल होने के कारण पहले तो कृषि पर सुधार अब लियो लेकिन कौन पाया कृषि में सुधार फेल हो गया। तीसरे पंचवर्षीय योजना विफल होने के कारण 1962 में चीन को युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान को युद्ध और ई टाइम में 2 साल है ना अकाल पड़ गयो, वो भी आवे 2 साल अकाल पड़ गयो भी क्यों हो जाऊँ कहीं करियो जी आप यूएसए कनू गेहूँ उधार लेता यूएसए कनू, ठीक है। यूएसए कनू गेहूँ उधार लेता ना अपने कुछ मतलब नुकसान भी हो वारासी आ गई कोई एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्यान्नों की खरीद और भंडार यानी बफर स्टॉक के लिए की गई थी। यानी कि एफसीआई यानी कि वो देख भारतीय खाद्य निगम है तो खाद्य निगम की स्थापना 1965 में करी तो की खातिर करी खाद्यान्न खरीद और भंडारण की खातिर तो खाद्य निगम है जाना। योजना विकास 1900 जो कभी हो 66 में आयो जो किसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया। देख टाइम देखो कुछ पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951-56, दूसरी आई 56 5 साल ऐड कर 56 5 साल ऐड कर 57 58 59 60 61 नहीं आई, ठीक है। अब आप 61 चालू सी 61 में वो ऐड कर 66 तो अब जगह 3 पंच योजना होगी ना। अब एक बाद में आयो अवकाश योजना अवकाश छुट्टी ली मतलब 3 साल की तो वो यो 69 का वो हमारा सवाल आयो, ठीक है। वही आयो दिल्ली पुलिस में योजना अवकाश 66 शब्द को सो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आयो, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आयो।
आगे तीन से एक महीने का करियो आर्थिक नियोजन में निलंबन करियो। क्यों करियो? क्योंकि कारण हो कि भाई अब रणनीति बनावा एक तरह की, ये मान लो कि अगली पंचवर्षीय योजना के हिसाब वो करनी चाहिए। वो एक मतलब पूरा देख लिया सिस्टम। देख 1966 के 3 वार्षिक योजना के दौरान कृषि रणनीति उच्च उपज वाले बीजों को उर्वरक वितरण किया। ठीक है, मतलब एक महीने का करियो वो योजना विकास का महीने पहले वो हो गया ना घाटो, जहाँ योजना अवकाश ही था एक महीने बाद बताया देगा योजना अवकाश है। तो योजना अवकाश के महीने में कृषि की खातिर रणनीति मतलब उच्च उपज मतलब की करियो कि भाई अब अकाल तो पड़ चुकी है, जहाँ पास तो ठीक हो जहाँ भी खातिर कहीं करे तो उच्च उपज वाला बीज उर्वरक मंगाया। तीसरे पंचवर्षीय योजना की विफलता और रुपये के अवमूल्यन का कारण 1966 कथा बोले जगह 3 वार्षिक योजना और चौथी वार्षिक योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। ठीक और कैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होगी। विगत कहीं करियो योजना अवकाश आयोग 1966 एक महीने कहीं करियो रुपया को अवमूल्यन करियो। अवमूल्यन मतलब कि अवमूल्यन को मतलब बताओ जहाँ रुपया को मतलब कम ज़्यादा करना, जहाँ की मतलब महंगाई बढ़ा देनी, यानी कि जहाँ डॉलर है तो डॉलर का मुकाबला अपना रुपये कहीं है, अपना रुपये कहीं है डॉलर के मुकाबले, तो अपना रुपये हाथ में तो की को नहीं, तो ये रुपया की थोड़ी सी कीमत बढ़ा दे आप डॉलर के बजाय ना, तो थोड़ी सी ऊपर कर दियो। तो बिन अवमूल्यन करने के घटानो बढ़ानो रुपये घटानो बढ़ानो डॉलर के मुकाबले वो अवमूल्यन है पूछेड़ो है जो मैं बता रही हूँ अवमूल्यन को मतलब। ठीक है, 3 वार्षिक योजना चौथी वार्षिक योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। चौथी वार्षिक योजना पर शुरू की गई थी यानी कि अवकाश योजना अवकाश इन 3 वार्षिक योजना भी बोला है। योजना अवकाश भी कह सके 3 वार्षिक योजना भी कह सके। ठीक है, आप चौथी पंचवर्षीय योजना का बदलाव शुरू करी। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कहीं गरीबी उन्मूलन, यानी कि अब सोच तो खुद ही सोच तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है बीच अकाल पड़ गयो, युद्ध उद्ध हो गया 1962 में, चीन के साथ 1965 में भी के साथ हो जना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल है कि अभी चौथी पंचवर्षीय योजना है जब लोगों कहीं सिखाने चीज लागे कहीं सिखाने चीजें आने लिखाने सीखे थे भाई खुद आत्मनिर्भर बनो थे लोग आत्मनिर्भर बनो जहाँ जहाँ था कि उसी मान ला। ठीक है, मतलब थे अब गरीबी वरीबी में मत रहो थोड़ो की करो से सीखो की है ना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मैंने गरीबी को मतलब गरीबी हटाई साथ विकास करियो, स्थिरता के साथ विकास करियो, क्योंकि गरीबी तो आ चुकी तुम गरीबी हटाओ को नारो दियो कौन दियो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आ चुकी है चौथी पंचवर्षीय योजना पूछ सके इंदिरा गांधी, क्योंकि भाई थोड़ी गरीबी उन्मूलन जो ही भा टिकट देगी ठीक बस यहाँ कुछ कर सके। 20 सूत्री कार्यक्रम इन टीपीपी बोला 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन गरीबी हटाओ के मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई थी। आगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना। और 5वीं का महीना आत्मनिर्भर असल में तो है ना भी नारो दियो जो को तो गरीबी उन्मूलन एक महीना हो गरीबी उन्मूलन और स्थिरता के साथ विकास करना। चौथी पंचवर्षीय योजना 5वीं महीना हो गरीबी को उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 1990 से पहले औद्योगिक नीति, अब 1990 में पहले औद्योगिक नीति के बारे में भी सवाल है। 1900 पहले औद्योगिक नीति की लघु उद्योगों के क्षेत्र में आरक्षण हो 1990 तो लघु उद्योग में है, अब है सार्वजनिक क्षेत्र का मायना। ठीक है, तो कुछ उत्पादों में केवल लघु उद्योग के द्वारा ही मतलब बनाया जा सकता है। ठीक है, हिंदू विकास दर शब्द मूल भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि लगभग 3.4 को दर्शाता है। भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि तो हिंदू विकास दर के वह करवे समिति है 1955 का मायने संबंध लघु उद्योगों में से था। करवे समिति भूदान आंदोलन स्वैच्छिक भूमि दान आंदोलन था। भूमि है ना भूदान आंदोलन स्वैच्छिक भूमिदान आंदोलन जो भी देगी आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया हो। ठीक है, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे प्रकट करियो। आचार्य विनोबा भावे हो कौन सा ध्यान दो ध्यान को नहीं याद करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ लेने देने को गांधी जी के कुछ संबंधित। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य जमींदारों जैसे मध्यस्थों को समाप्त करने जाते हुए भूमि देता है। देख ली रोलिंग प्लान प्रणाली वो कहीं है 1978। अब जो पहले तो आई एक कहीं आई योजना अवकाश आयोग 1966 लेर 69 तक आयो। ठीक है, और अब मतलब थोड़ा सा बाद में और पंचवर्षीय योजना कोई विफल होगी बिकॉज और रोलिंग प्लान आ गया। रोलिंग प्लान का दो 2 साल 3 साल की 2-3 साल की खातर 1978 80 ताई
पहली बार पंचवर्षीय योजना के बाद दौरान शुरू किया, पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई भी के बाद में इन शुरू कर दिया। और ठीक है, जनता की सरकार मुख्य फोकस रोजगार सृजन होने के कारण पूछ भी सके वो भी। ठीक है, रोलिंग प्लान लागे मनासी द्वारा। छठी पंचवर्षीय योजना की चुनौती के बावजूद सफल माना गया क्योंकि अधिकांश लक्ष्य प्राप्त, केवल अकाल के कारण कृषि उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, एक महीना सफल हुआ, चुनौतियों के बावजूद सफल माना गया क्योंकि अधिकांश लक्ष्य प्राप्त में केवल अकाल के कारण कृषि उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना भी है तो सफल ही, लेकिन बस पूरा लक्ष्य अचीव कौन कर पाई, आपको अकाल के कारण वो थोड़ी कृषि में कमी आ गई। छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य वृद्धि प्राप्त दर क्या थी, पढ़ खुद, लक्ष्य वृद्धि विफल है, मतलब प्राप्त वृद्धि विफल करती। ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षित योजना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करी। आ योजना स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना छठी पंचवर्षीय योजना के अंडर में शुरू करी। भारतीय 7वीं पंचवर्षीय योजना में 6% की वृद्धि दर, 5% की हो गई 7वीं वाला, तो 7वीं कमाई तो लक्ष्य करियो कथा को 6% को नहीं, हाँ प्राप्त करियो 6% को, 5% थारो लक्ष्य, यानी कि सफल देगी है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना है आर्थिक सुधारों की अंतिम योजना थी, आर्थिक सुधार की अंतिम योजना आई है। ठीक है, मुख्य लक्ष्य कहीं खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार उत्पादन, सीधी सी बात है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आवे ना बेटा, यहाँ लगा दी कि साथ में रोजगार दियो। ठीक है, 7 लोगों ने रोजगार दियो, तो रोजगार खाद्य उत्पादन रोजगार, तो रोजगार याद रखी जाता, रोजगार दियो, 7 लोगों ने रोजगार दियो। ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 का महीने, खुद याद कर, कार्य के बदले योजना कार्यक्रम चलायो, एक महीने कार्य के बदले मतलब भोजन कार्यक्रम चलायो। IRDF NREP जो भी देखे एक बार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर होता है वो। बॉम्बे योजना 1954 में, अब बॉम्बे योजना 1954 में भी आई एक महीने का ही प्रस्तावित भारतीय उद्योगपतियों को एक समूह द्वारा बनाई गई विकास योजना थी। तो बॉम्बे योजना का है, बॉम्बे योजना पूछने, बॉम्बे योजना, तो बॉम्बे योजना 1954 में का महीना आई। आज जगह बिजनेसमैन होता है ना, उद्योगपति बिजनेसमैन, वे एक मतलब खुद की विकास की खातिर एक मीटिंग बनाई है, एक समूह बनाया, एक गठन करियो भी चीज है ना, तो मैंने बॉम्बे योजना 1954 में कहते हैं। ठीक है, ये मान सके बॉम्बे का मायने मुकेश अंबानी तो स्वयं बड़ो बिजनेसमैन है, वो भी खातिर वो मतलब मीटिंग करवा दी कोई विकास योजना की। ठीक है, बॉम्बे योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 चाली। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद पहली योजना थी ये, मतलब जब 1991 की पहली आर्थिक सुधार हो गया ना, 1991 में आर्थिक सुधार के बाद में अब वाली पहली योजना किसी 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछ सकें सीधो सीधो पूछेड़ो ये भी। आर्थिक नीति में उन्मूलन का अर्थ है कि किसी मुद्रा के मूल्य में कमी है ना, तो आर्थिक नीति में अवमूल्यन को बार में अर्थ बतायो किसी मुद्रा में मतलब कमी करना, लेकिन आर्थिक कमाई नहीं, लेकिन अवमूल्यन को मतलब बढ़ाना भी हुआ। ठीक है, कमी होने सिर्फ। बाजार बेरोजगारी मांग और आपूर्ति। एकात्मिक प्रतिस्पर्धा का अंतर्गत कोई फर्म दीर्घकाल शून्य आर्थिक लाभ सामान्य लाभ कमाती है। मतलब बताओ तंने अंत का बीसी अच्छा साल क्या बताओ, मतलब कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा है ना, यानी कि एक आदमी प्रतिस्पर्धी हो गया पूरा बाजार कमाना है ना, तो वो एक आदमी हो गया, वो सिर्फ एक ही आदमी को, तो कोई फर्म कमाने दीर्घकालीन शून्य आर्थिक यानी कि लाभ सामान्य लाभ कमाता है। ठीक है, मतलब दीर्घकालीन मतलब लंबा टाइम तक एकदम बढ़िया से लाभ कमा लिया मान ले। क्या पता लगा सकते हैं कि दीर्घकालीन में किस प्रकार का बाजार में फर्म न्यूनतम औसत लागत उत्पादन करती है, कौन ध्यान ये कर ली। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अल्पकाल और में मांग और लागत की परिस्थितियों में अनुसार लाभ हानि कमा सकती है। ये तो खुद देख लीजिए पढ़े तो। किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए
केवल एक विक्रेता बाजार एकाधिकार करता है। एक व्यक्ति है जो बाजार ने एकाधिकार कर सी, ठीक है। विशेष वस्तु और सेवा के मतलब बताइए कि भाई विशेष वस्तु और सेवा सिर्फ एक आदमी अगर मिल सी तो वो एकाधिकार कर सी वो आपको अधिकार दे। अल्पाधिकार पूर्ण प्रतिस्पर्धियों के बारे में स्वयं स्मरण करे छोड़। अल्पाधिकार वो है जो मतलब एक कॉमन वस्तु है जो सगला के सामने मिल सके, यानी प्रतिस्पर्धा के बारे में स्वयं वो देख लीजिए एक बार, है ना। एकाधिकार तो कहीं उसी जगह पर बाजार का मैंने कुछ मतलब विशेष वस्तु हुई जो कि एक भी जगह नहीं मिली है। अल्पाधिकार कहीं उसी बाजार का मैंने कोई अन्य की वस्तु या उत्पादन है जो मतलब लगभग मिल सके बिन अल्पाधिकार के दे, ठीक है। पर कोई अधिकार मतलब शेष कौन है, कोई को मेन वो है। बेनोइट मेडलब्रोट, है ना। बेनोइट मेडलब्रोट ने बाजारों का फ्रैक्टल सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जटिल वित्तीय, तो देख ली नाम में जो बेनोइट मेडलब्रोट है जो बाजारों का वो फ्रैक्टल सिद्धांत कुछ देख लिए। जटिल वित्तीय बाजारों का व्यवहार का विश्लेषण और पारंपरिक आर्थिक मॉडलों को चुनौती देने में गणितीय फ्रैक्टल ज्यामिति का उपयोग किया गया। पॉल क्रुगमैन का व्यापार मॉडल पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की विशेषता दर्शाता है, यानी कि वो एक हो कोई अर्थशास्त्री हो लो पॉल क्रुगमैन एक अर्थशास्त्री हो लो जो इन मतलब बल दियो अर्थशास्त्र पैमाने के अर्थशास्त्रों और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा पर भी बल दियो। अमर्त्य सेन हो जो भारत को पहलो इंसान हो जो आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिलियो, इन पहलो मतलब आदमी हो जो अब तो बेजान जीत लियो लेकिन पहलो आदमी भारतीय हो ही हो। अमर्त्य सेन योगदान और उपलब्धियों के बाद में स्मरण करें छोड़। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की पुस्तक आई कि मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क की जोसेफ स्टिंग की पुस्तक की नाम है जी। मितव्ययिता का विरोधाभास जे.एम. कीन्स करियो। मंदी के दौरान बचत में वृद्धि और मंदी को गहरा करती है तो बचत में वृद्धि और मंदी और गहरा करती है मतलब कहीं एक सेंस मनी को जाना। मितव्ययिता का विरोधाभास को मितव्ययिता कुछ तो महंगाई वर्दी यानी कि मंदी में कुछ कर ले, ठीक है। तो लेकिन मैंने विरोधाभास में विरोध में लगाओ जेएम कीन्स लगायो। अल्पकाल में यदि मूल्य औसत परिवर्ती लागत के नीचे गिर जाता है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी, यानी कि सोच कि अल्पकाल यानी कि छोटा समय खातिर औसत परिवर्ती लागत है भी नीचे करिए, यानी कि अब और कोई मान लो तू कंपनी खोल ली कति बोली, ठीक है। कंपनी खोल ली तो कति बोली, ठीक है, खोल ली। ये कंपनी का महीने कहीं करियो, ये कंपनी में सारा जितना उद्योग है, ठीक है, लाख करोड़ का है। तन सरकार टारगेट दियो कि तन एक साल का महीने कम से कम 5 करोड़ रुपया कमाना है, 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ रुपया कमाना है। लेकिन तू चल औसत भी निकाल कम से कम 2.5 करोड़ रुपया कमा दिया, ठीक है। अब 2.5 करोड़ भी काम कौन जो 2.5 रुपया कमाया तो 5 लाख, पूरा महीना 5 लाख रुपया कमाया, यानी कि वो तो एकदम नीचे गिर गई, यानी कि सारा जो तो मतलब घाटो हुआ अभी महीने लागे रुपया वो तो सारा निकली को नहीं। बात चीज़ है तो बिन बंद करवा के नहीं पता क्या भी, ठीक है, समझ गयो। आई चीज है यानी कि अल्पकाल में वृद्धि यदि मूल्य औसत परिवर्ती लागत है ना, एकदम औसत परिवर्ती लागत मतलब आप लागत लगाओ जी औसत वाली तो बीम भी नीचे गिर जाए तो आप उत्पादन ना भाई फर्म ना बंद कर सको थे, भरम बंद कर देगी, मतलब कोई सरकार वर्कर कर दी। कीनशियन ढांचे में अपर्याप्त समष्टि मांग समष्टि अर्थशास्त्र को जनक पूछे कौन कीन्स जेएम कीन्स और कीनशियन ढांचों के सिद्धांत भी वही दियो, ठीक है, के कारण बेरोजगारी मौजूद हो सकती है। इस कारण बेरोजगारी मौजूद है, कीनशियन में बेरोजगारी मौजूद हुआ लेकिन लगा हुआ सिद्धांत हो, ठीक। अल्पाधिकार बाजार में विशेषता कहीं ही परस्पर निर्भरता समरूप विभेदिता उत्पादन कुछ बड़ी फर्में अन्नत विक्रेता का होना अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है, कौन है विशेषता, ठीक है। देख लिखा है वो लेसेज फेयर आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत सरकार का भूमिका न्यूनतम होती है। एक महीना लेसेज फेयर आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत
मतलब सरकार की भूमिका न्यूनतम हो जाए, यानी कि लेसेज है, लेसेज मतलब लो कर दिए कुछ कर सका, लेसेज मतलब लो कर दिए, लो कहीं कर दियो आर्थिक सिद्धांत, यानी सरकार की भूमिका है न्यूनतम कर दियो आर्थिक सिद्धांत के मायने, लेसेज फेयर कर दियो है ना, लॉस कर दिए मान लो सरकार को, अर्थात आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करो, यानी कि सरकार से हस्तक्षेप मत करो, लेसेज फेयर सिद्धांत के मायने। बाजार शक्तियों को अदृश्य हाथ कहा जाता है, बाजारी शक्तियों में अदृश्य हाथ के एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है। मौसमी बेरोजगारी किन के, अब लागे मौसमी बेरोजगारी अब बार बार पूछिए, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी कहीं मौसमी बेरोजगारी मतलब ये मौसम के अकॉर्डिंग अभी मौसमी बेरोजगारी के है, मैं तने एक पर लेक्चर में करवाई मैं मौसमी जगह भी अभी किसी किसी आया, ठीक है, एक बार देख लीजिए बेरोजगारी को सवाल है आ सके करना भी, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी मौसम में परिवर्तन का कारण हुआ है, यानी कि को से सर्वोत्तम उदाहरण भी पूछ रहा है कहीं हो, कृषि, कृषि हो तो मतलब किसान वगैरह भी हो गया नहीं क्या उदाहरण। संरचनात्मक बेरोजगारी जो कि संरचना चल रहा है, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी के बारे में स्वयं स्मरण कर ले, स्वयं स्मरण। और घर्षणात्मक जो मतलब समझे ना, जबकि कोई व्यक्ति एक नौकरी दूसरी नौकरी की स्थानांतरित होता है, समझ गया, ठीक है। देखो अब नौकरी होता है तभी आदमी को क्यों करे आ चीज, क्यों करे, समझिए ना, तभी घर्षणात्मक बेरोजगारी के लिए कोई व्यक्ति एक नौकरी से दूसरे व्यक्ति में मतलब एक नौकरी दूसरे मतलब नौकरी नहीं जानू है तो वह घर्षणात्मक, हर संरचनात्मक संरचनात्मक आई होगी, मतलब संरचनात्मक मतलब एक संरचना का जी बना कुछ देख लीजिए मतलब बताए तो। हर चक्री बेरोजगारी मतलब एक चक्कर हुआ है पच्ची कि ई टाइम आएगी हमेशा हमेशा थोड़ा थोड़ा मतलब भी आवे चक्री बेरोजगारी। विविध व्यवसाय करने में सुगम सूचकांक जैसे 2021 में बंद कर दिया गया था, पहले ही नहीं करा के, पहले हो गया विविध और लास्ट में करा क्योंकि विविध के महीने जोर आवे थोड़ा। आरबीआई और संबंधित आरबीआई में भी और भी रिलेटेड करा बैंकिंग को मतलब 1954 में रुपये को चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तित किया, 1954 में रुपये है ना बिन चालू खाते में पूर्ण परिवर्तित कियो में परिवर्तन ये बनाया गया, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंह राव समिति द्वितीय, बैंकिंग क्षेत्र के जो सुधार के विकास नरसिंह राव समिति द्वितीय एक प्रमुख सिफारिश तरलता समायोजन सुविधा की शुरुआत थी, बिल्कुल नरसिंह राव समिति है ना द्वितीय, वह बैंकिंग सुधार खाती रही, ठीक है, तो याद रहा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई पूर्ण खरीदर या नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, पूर्ण खरीदर व नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, मतलब एक तो एक नगद आरक्षित अनुपात बताओ, कहीं बताओ मतलब आरबीआई का महीना पर जमा रखा, जमा मतलब नगद रुपये जमा करा, जमा राशि देवा आरबीआई के महीने, अरे एक वो वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात भी महीने कहीं बताओ मतलब आप मतलब सोना चांदी के रूप में भी जमा करवाओ आरबीआई के महीने, तो बात चीज़ है। पूर्ण खरीद और नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति, निवेश में कमी क्योंकि बैंकों के लिए पास ऋण देने के लिए कम धन उपलब्ध होता है, यानी अगर आप मतलब नगद जमा राशि करवा से यानी एक तो आप कोई ने उधारी पर दे दिया तो भी आप मतलब फायदा है कि आपने मतलब ब्याज भी ऐसी थोड़ा पेपर भी सी पाचा, लेकिन जब आरबीआई में जमा करवासी तो भी पूर्ण खरीदी कहते नगद आरक्षित अनुपात मतलब नगद रुपये जमा करे तो भी मैंने कोई वर्दी को मुद्रा आपूर्ति और निवेश के मैंने कमी आनी भी मैंने कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि बैंकों के पास कहीं वह ऋण देने के लिए मतलब उधार देवा खातिर धन कम हुए बैंक खाते, ठीक है, बात चीज है। आक्रमण और उदार मौद्रिक नीति को स्वयं स्मरण करें, आक्रमण उदार मौद्रिक नीति खुद स्मरण करें। वैधानिक तरलता अनुपात बार व्यवहार तरलता वैधानिक है तो ए एस एस आर सी आर ए है ना, मतलब कहीं सी आर आर एस एल आर कुछ इनका है, हाँ दुनिया का मतलब वो है वैधानिक सी आर आर के तौर एस एल आर इनके तौर नगद आरक्षित अनुपात में एस एल आर के दे वैधानिक तरलता है तो ओ सी आर आर के दे, ठीक है। वाणिज्य बैंकों को अनिवार्य रूप से
स्वर्ण और नगद जैसी तरलता संपत्तियों मतलब तनवा बता दीजिए कहीं मतलब आरबीआई का महीने वाणिज्य बैंक का महीने कहीं करना चाहिए अपन नगद की जगह स्वर्ण जमा करवाना चाहिए मान ले। भारत में 1 रुपए के नोटों को छोड़कर सभी मुद्रा नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाती हैं, यानी कि सिर्फ 1 रुपया छोड़ जगह सगला नोट है बिन भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करती भारतीय रिजर्व बैंक भी अंडर में जारी हुआ 1 रुपया छोड़। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। अग्रणी बैंक योजना जिसे 1969 का माइन है 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था अंतर्गत प्रत्येक जिले की एक बैंक को मुख्य बैंक के रूप में नामित किया गया था। 1969 का माइन है 14 बैंक की वहाँ को राष्ट्रीयकरण करियो राष्ट्रीयकरण की कमाई न करियो आरबीआई कमाई न करियो, ठीक है मतलब विलय कर दी याद रही पूछ लियो ना बार भी। भारतीय रिजर्व बैंक में प्रतिलोम पूर्ण खरीद दर के माध्यम से वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिलोम खरीद दर एक तो हुई रेपो दर रेपो रेट या रेपो दर, ठीक है। कि रेपो दर में कहीं तो वो होता है कि आरबीआई है ना आरबीआई बाद वाणिज्य बैंक मतलब बाकी बैंक है ना वाणिज्य बैंक बन उधार देवे आरबीआई होगी रेपो रेट समझ आ रहे मैं एकदम सिंपल परिभाषा से बता रही हूँ सर बड़ा छोटा फी आई लिखे तो बस फोकस करी इस पर कि आरबीआई है जो कि वाणिज्य बैंक है ना उधार देवे ऋण देवे है ना ऋण 80% ऋण देवे तो बिन रेपो रेट कह दे रेपो दर कह दे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट किन के पहली तो आरबीआई दे रही किन दे रही वाणिज्य बैंक अभी उल्टो कर दे रिवर्स कर दे रिवर्स रेपो दर कह दे तो रिवर्स मतलब वाणिज्य बैंक आरबीआई ने देसी रुपया जमा करावा खातिर, ठीक है तो वाणिज्य बैंक आरबीआई में जमा करा देसी ऋण आ चीज़ है, ठीक है याद रही इन हिंदी का नाम है लेकिन अब कड़ा देख प्रतिलोम पूर्ण खरीद दर अरे पहली प्रतिलोम दर पूछता ना सिर्फ प्रतिलोम है ना प्रतिलोम तो वह तो ही रेपो दर लेकिन प्रतिलोम रिवर्स रेपो दर पूछ ली तो वह प्रतिलोम पूर्ण खरीद दर होगी, ठीक है तो याद रखा धन उधार लेता है। अब देख ले आगे तो भारतीय रिजर्व बैंक से वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है तो आगे ना मतलब कि रिवर्स रेपो आगे तो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं यानी कि आरबीआई वह वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, ठीक है ना यानी कि वाणिज्य बैंक इन देश की आरबीआई ने आ चीज़ है रिवर्स रेपो यानी प्रतिलोम पूर्ण खरीद दर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति को निर्माण करे है ना क्योंकि मुद्रा भारत आरबीआई तो बनावे तो मौद्रिक नीति को निर्माण कौन करी आरबीआई करी मानव भूगोल खतरनाक पहले तो किसान आगे से भारत तो एक ही गुण मिल जाएगा देखो लेकिन पूछ सके पढ़ना तो पढ़िए अपन देख निर्भरता अनुपात कार्यशील आयु की जनसंख्या 15×60 के प्रति बच्चों की 0-14 और वृद्धों की 60 से मतलब ऊपर रहने अधिक बाकी संख्या दर्शा है ओ निर्भरता अनुपात कार्यशील 15 टाइम ले बच्चा की 8 लोग बुढ़ा बांगे वाले ऊपर 60 बाकी संख्या दर्शा है। भारत में किशोर वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सामान्य 10 से 19 की आयु वर्ग में रखा जाता है। 10 से कम हुआ बन कहीं मतलब बच्चा छोटा टिंगर 19 प्लस उजाबिन कहीं के युवा। आधार जनसंख्या उस कुल जनसंख्या को कहा जाता है। आधार जनसंख्या भी कुल जनसंख्या इनके किसी निश्चित समय अवधि में शुरुआत किसी क्षेत्र में होती है यानी कि आधार जनसंख्या इनके सारो आधार कार्ड अच्छा पारो, ठीक है सारा आधार अच्छा पारो गुण पालो सिमलो है ना तो बी सब गणेड़ा है तो बी है तो आधार कुल जनसंख्या किसी निश्चित समय में शुरुआत किसी क्षेत्र में होती है तो कोई क्षेत्र का महीना अब अपनी जनसंख्या की शुरुआत हो तो भी अपन आधार जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या संरचना में तात्पर्य किसी देश में लोगों की आयु लिंग और शैक्षिक स्तर पर की जाती है। जनसंख्या की संरचना क्यों स्तर पर रखे कि भाई लोग कथा कि बाकी मतलब एज कहीं है वे है कहीं
शिक्षा की मतलब साक्षरता कहीं है, बाकी तो वह चीज़ है। जनसंख्या पिरामिड, पहली बात है तो मतलब पूछा ना कि जनसंख्या की रूप में मतलब की संरचना में दर्शाता, तो पिरामिड के संरचना में दर्शावा, ई संरचना में ट्रायंगल, त्रिकोणाकार, यहाँ भी पूछ सके तो पिरामिड बोले भी तुम यहाँ। जनसंख्या पिरामिड किसी क्षेत्र में आयु और लिंग वितरण का विषय वो पूछ और भी पूछ लेला है ना, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। प्रवास को क्षेत्रों में भूभागों पर पार लोगों के आवागमन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रवास है ना, प्रवास क्षेत्रों में, प्रवास मतलब दूसरी जगह प्रवास कर दिया। तो भूभागों में लोगों के आवागमन के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोग आया, मैंने प्रवास कर लियो अपना देश में, तो बिन प्रवासी बोल दियो, अपना देश में मतलब प्रवेश कर लियो, प्रवास कर दियो, ठीक है। प्रवास के संदर्भ में शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा जैसे कारण को आकर्षित करता है। जियाँ कि मैंने अब आप प्रवास कर मान मतलब आप जासे तो खट जासे शहर में जासे, क्यों बड़े कहीं है, बड़े बेहतर रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो वह चीज़ है मतलब। भारत में महिलाओं के प्रवास का सबसे सामान्य कारण है विवाह करे, तो विवाह कर जाओ तो प्रवास बहु है। किसी एक देश की सीमाओं के भीतर लोगों के आवागमन से संबंधित प्रवास को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। यानी कि किसी एक देश की सीमाओं मतलब यह भारत है गुणपाड़े में छोड़ मतलब खटे और गयो, तो मैं भी जगह विदेश कमाई नहीं करियो, लेकिन वो प्रवास करियो तो बिन मैं आंतरिक प्रवास के सीमा बाहरी प्रवास मतलब विदेश में छोड़ दूसरे देश में जाते रहे, तो वो बाहरी प्रवास हो गयो। आगंतुक और प्रवासी के बारे में स्वयं विस्मरण करें। देख प्रवासी तो जगह छोड़ जाओ, जगह आगंतुक मतलब आओ जगह। प्रतिलाभा पलायन कहीं जनसंख्या की आर्थिक परिघटना में जिसमें किसी क्षेत्र की उच्च कुशलता श्रम शक्ति का बाहर जाना शामिल होता है। बिन प्रतिभा पलायन के प्रतिभा पलायन जो भी है देख लीजिए। प्रतिभा यानी कि कौशल है ना, तो यहाँ कर सके प्रतिभा बिन कौशल और पलायन करके यानी भाग्यो गयो वो है ना। तो प्रतिभा पलायन का मतलब जनसंख्या और आर्थिक परिघटना जिसमें किसी क्षेत्र की उच्च कौशलता युक्त मतलब शक्ति बाहर जाना शामिल होता है। बाहर जाता है कुछ कर ले देख रहे। एक दशक जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि की गणना के बाद जनसंख्या में पूर्व की जनसंख्या घटाकर की जाती है। यानी कि एक दशक जनसंख्या निरपेक्ष वृद्धि गणना के बाद जनसंख्या में यहाँ पूरी तो गिन लेना जनसंख्या का भी कमाइन एक दशक मतलब कुछ 10 लाख लोगों या फिर ये मान लो 10 लोगों कुछ एक ने गिनी है ना, निरपेक्ष वृद्धि कर सीधे बात जनसंख्या पूर्व जनसंख्या में घटार करती है। यानी कि वैसे पहली जनसंख्या गिननी है बिन तो घटा देसी, अब हम दोबारा जनसंख्या करती कुछ देख लीजिए आप। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु दर कहीं जनसंख्या के आधार के रूप में कच्ची मृत्यु दर कहा जाता है। कच्ची मृत्यु दर किनके 1000 लोगों पर मृत्यु दर मरेड़ा लोगों की संख्या का जन्म की दर पूछे तो भाई 1000 पर ही उसी कच्ची जन्म दर क्या है। कच्ची जन्म दर है कि 1000 लोगों पर जन्मेड़ा लोगों की संख्या वह कच्ची जन्म दर होगी। जन्म दर प्रति वर्ष जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में देख लियो वही है। पर्यावरणीय संकट संसाधनों का से असतत विकास का प्रत्यक्ष परिणाम है। देख पर्यावरण का महीन कहाँ है संकट है। पर्यावरण संकट जब असी जो संसाधन है पर्यावरण के भाई संकट क्या है जो संसाधन यानी कि अड्डा वड्डा को सही हो जाए बाकी आना जब धुओं फेंक वाला जब मतलब ऐसा विकास हो जाए विकास कौन ढंग रोड़ा वोड़ा को जहाँ अप्रत्यक्ष परिणाम है ना नहीं प्रत्यक्ष परिणाम है
सभी खाद्य पर्यावरण में संकट ही राशि पेड़ पौधन काट से ऐसे विकास नहीं हटा दिया आपा। भारत के ऊपरी राज्यों में महिला साक्षरता दर कम होने का मुख्य कारण सांस्कृतिक मान्यता में पितृसत्ता है। ठीक है, मुद्रा बैंकिंग संसाधन जीडीपी संबंधित देख लें। सार्वजनिक परिवहन, निजी उद्यान, पुलिस सेवाएं, बिजली, इनमें पुलिस सेवाएं सार्वजनिक वस्तु का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। सार्वजनिक वस्तु का सेवा उपयुक्त उदाहरण कहीं है, पुलिस सेवा। हाँ, तो पुलिस सब लोगों खातिर काम करे, बिजली सब लोगों मिल रहा है, पुलिस सब लोगों मिल रहा है, निजी उद्यान छोटा छोटा उद्यान सब कर सके, सार्वजनिक परिवहन सब कुछ कर सके, मतलब फिर सके। सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जनीय नहीं होता, प्रतिद्वंदी नहीं होती। तो देख लीजिए, सार्वजनिक वस्तुएं सभी की सुलभ होती है, मतलब सगड़ा की हुआ सार्वजनिक वस्तु सगड़ा की हुआ सुलभ हुआ, प्रतिद्वंदी कौन है, कोई भी प्रतिद्वंदी कौन है, क्या चीज़ हमारी है, हमारी कोई कौन कर सके, सर्व सब की हुआ है। निजी क्षेत्र में कार्यरत किसी कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य कहीं है लाभ कमाना। कोई भी छोटी कंपनी हुई सी कहीं सोचे कि हमारा लाभ भी हुआ है, प्राथमिक उद्देश्य भी वही है कि मैं लाभ हुआ, सबको ही हुआ है बोल। अब एक कोई पढ़ाई को नहीं कोई का, क्योंकि निजी क्षेत्र का मैंने कार्यरत किसी कंपनी को प्राथमिक उद्देश्य कहीं सब ने ध्यान लाभ भी हुआ, लाभ भी कमाना चाहे वो अगलो। तो ये चीज़ कोई पढ़ा को नहीं, खुद ने कॉमन सेंस करना पड़े यार। कॉमन सेंस को सवाल 100% 3-4 सवाल वेतन करना पड़ती है देश में यहाँ भी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स ये निजी क्षेत्र की कंपनी। निजी क्षेत्र मतलब टाटा पर वो रतन टाटा हो, रिलायंस मतलब वो मुकेश अंबानी बे कराई पर टाटा मोटर्स में बे रतन टाटा करे। ठीक है, और इन्फ्लुएंस पर ध्यान को नहीं कौन करे। ये है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सरकार के अंडर में आवे जो इन सार्वजनिक क्षेत्र करती। ठीक है, लेकिन टाटा मोटर रिलायंस कंपनियां गाड़ियां के मायने कोई सब ने सुविधा कौन दी, निजी क्षेत्र है, रुपया दे लियो। ठीक है ना, तो आपको अधिकार है वो। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1959 का लागू करने का मुख्य उद्देश्य कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना था। यानी कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक सुधार अधिनियम ई टाइम आयो हो, इब करियो कहीं हो कि जब भाई कुछ लोग है ना जो आपका हाथ में ले ली भी आर्थिक नीति कि और तुम्हारी है, तो आ चीज़ ने रोकवा खातिर करियो। ठीक, आर्थिक मतलब आर्थिक शक्ति को संकेंद्रित होने से रोकना। 1990 तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद 1990 तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, सकल घरेलू उत्पाद कहीं हो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी हुए है ना, जीडीपी। एक महीने औद्योगिक क्षेत्र को योगदान हो जो 1950-51 में 13% से बढ़कर 1990-91 में लाभ हो गया 24%। और किसान कुछ हो गई चीज में देख ले से लाख मारी गुलो फायदा है। तो 1950-51 में तो 13% हो, लेकिन 1990-91 के महीने का तो वो बढ़ तो हो जस्ट डबल हो गया ना। तो 13 को डबल किया मतलब 24.6 हो गया, 24.6 वो कुछ कर लिया देख ली। ठीक है, ये कम कर दी 24.6 जोड़ दी महीने 1990 का महीना। तो मतलब जो वो जीडीपी को योगदान हो वो तो सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50-51 के बीच में तो अब तो हो जो 1990-91 का महीने बढ़े ओ तो आयात को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। आवश्यक वस्तुओं न पर सकल घरेलू उत्पाद में शामिल कौन कर सका, जीडीपी कौन कर सका। क्या आप उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात, आयात को स्मरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सका। निवेश को मतलब सरकार जब निवेश करे, सरकारी व्यय मतलब सरकार को खर्चो लागे, निर्यात मतलब गई जगह चीज़ें, आयात मतलब आई जगह चीज़ें अपने देश में। सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप कहीं और पूर्ण रूप कहीं जीडीपी जानो मतलब छोटो रूप और कौन ध्यान में। जब अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक नकारात्मक वृद्धि होती तो मंदी हुआ। यानी कि जब अर्थव्यवस्था है और बाजार में तो सब्जी ले बन गई हो और पहली मिर्ची आती 40 रुपये किलो, अब आई बा 140 रुपये किलो, तो बाजार का मैंने मंदी आ जी, यानी कि अति मंदी किया उसे गए।
तो 2 तिमाही तक नकारात्मक वृद्धि होगी, अभी हमारी नकारात्मक वृद्धि मंदी तो कम कर दिया। हाँ, तो ये हमारे पहले 40 रुपया थी, अब 2 रुपया किलो है, तो मंदी होगी भी, चीज़ में मंदी बढ़ेगी क्योंकि बिटकॉइन ली। मुद्रास्फीति के बारे में खुद पढ़ो। मुद्रास्फीति का मतलब है कहीं महंगाई। महंगाई तो यानी कोई वस्तु या सामान को आप मूल्य बढ़ाते तो वो मुद्रास्फीति में कमी कीजिए, हमने महंगाई में कमी कहाँ कीजिए, हम अब कम कर दिया मजा महंगाई में कमी। तो स्थिर मुद्रास्फीति कठिन आर्थिक स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों होती है, यानी कि स्थिर मुद्रा मतलब एक जगह मुद्रास्फीति रहता है, आर्थिक स्थिति का मायने कठिन उसी पर आर्थिक स्थिति, और उच्च मुद्रास्फीति में उच्च बेरोजगारी दोनों होती है। ठीक है, अगर यानी कि महंगाई अगर ज़्यादा हो जाए ना तो बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, क्योंकि काम किन मिली बस कहीं काम कर सी लोग। ठीक है, तो बेरोजगारी भी बढ़ सी और महंगाई भी बढ़ सी, जहाँ स्थिर रेसी जहाँ आर्थिक स्थिति रेसी भी की यार कम रेसी जाना तो कहना कहीं लोग लूट सी बच कमा। मुद्रास्फीति वस्तुओं को सेवाओं में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि है। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि करना, यानी कि महंगाई बढ़ा देगी, तो महंगाई में तो वृद्धि हुई भी हमेशा। अपस्फीति सामान्य मूल्य में देख, मुद्रास्फीति मतलब भी सामान की कीमत बढ़ा देना, अपस्फीति मतलब सामान की कीमत कम कर देना, यानी कि मूल्य स्तर निरंतर गिरावट कर देना। ठीक है, एक मतलब महंगाई है, एक मतलब घटाना, थोड़ा महंगाई ने थोड़ा कम करना। अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में जिसमें धन का मूल्य बहुत तेजी से घटता है। अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति धन का मूल्य तेजी में घट जाए और अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। बिन अति मुद्रास्फीति के अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में धन का मूल्य, अब सोच तू जब महंगाई बढ़ा सी, ये मान ले तेने एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, थारकन 50 रुपया है बार, 50 रुपया थारकन हर तन एक खरीदना है सेंट मान लो। ठीक है, सेंट खरीदना है, वो थारकन 10 रुपये में आ जाएगा अभी टाइम, 10 रुपये में आ जाएगा। 50 रुपये का तला आ गई तुम तो भी बोला ला गई, 10 रुपये में थारे में सेंट आ रही, तो 50 रुपये बीटम तो कत्ती कीमत है बेच जाए। लेकिन ई सेंट की कीमत, यानी कि ई सेंट की कीमत में महंगाई करे कम कर दूँ 2000 रुपया, कता कर दिया 2000 रुपया कर दिया, 20,000 के 2000 रुपया कर दिया बेटे, ई सेंट की कीमत में 2000 रुपया कर दिया। तो मैं कि सेंट की कीमत 2000 रुपये का, तो सारे 50 रुपये को मूल काई मूल को 50 रुपये की मूल को नहीं, यानी कि सारे धन की कीमत हो जाएगी की लागेगी गंभी के सामने, तो बस ये है घट गई वो। हाँ, अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति यानी कि वह महंगाई और ज़्यादा बढ़ी जाए तो धन का मूल्य में बहुत तेजी घट जैसी, यानी कि धन को मूल्य कौन समझे कोई लोग कुछ यार 50 रुपये तो है कहाँ उसी हूँ बेटा 50 रुपये में बेचा की जाता आज की कौन है, तो बहुत तेज मतलब घट रहा है। अब यहाँ अति जी आपकी यही ले लेना, आप प्रैक्टिकल सोच तू पहले कहीं आती, पहली लोग 2-2 रुपये में पूरा सामान खरीद दिया था, आजकल 2 रुपये में कहीं तो की कौन है मूल्य वो घट गया ना, धन को मूल्य कौन समझा घट वाला आ गया, क्योंकि महंगाई जब बढ़ गई, अब महंगाई भी तो बढ़ गई, पहले महंगाई नहीं 2-2 रुपये में सामान आ जाता। ठीक बात चीज़ है। समष्टि मांग गिरावट से अपस्फीति अंतर वाली आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समष्टि मांग में गिरावट में अपस्फीति, देख समष्टि मांग यानी कि बड़ा उद्योग भी कमाई मांग में अगर गिरावट आसी तो अपस्फीति में अंतर आसी, यानी कि अपस्फीति में अंतर मतलब आर्थिक यानी कम हो जी हर चीज़ों को मूल्य कम हो जी, क्योंकि सामान बन कौन रही हो, क्योंकि मांग हो कौन दी समष्टि शास्त्र में। मांग का नियम कहता है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मांग को नियम के वजह वस्तु को मूल्य बढ़ जाए, जब वस्तु धीरे धीरे बढ़ती तो उसकी मांग की मात्रा घटती है, तो मांग की मात्रा घटती, यानी कि पहली मैं मांगी कोई कंपनी में मांग, एक दुकान वाला में मांग करी कि आज तुम्हें कहीं ला दी 10 कुरकुरा का पैकेट ले आ दी। ठीक है, बिगन 2 कुरकुरा का पैकेट अब 10 कुरकुरा का पैकेट, तो वो लिया हो 15 पैकेट, तो ये 15 पैकेट हमारी मांग को 2-4 दिन, क्योंकि पहली 5 एक्स्ट्रा लिया हो तो मैं 5 और ले ली, तो अब मांग में हमारे कमी होगी, मांग घट गई, क्योंकि है ना मूल्य बढ़ गया। हम मांग को नियम है जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, यानी कि ये मान लो कोई वस्तु को मूल्य बढ़ा दे में, ये पहली आती है मान लो 5 रुपये में चॉकलेट आ जाती है डेयरी मिल्क। ठीक है, अब आया हमारे 50 रुपये में, पहले 5 रुपये में आती है जब हम बिन खरीद वाला आ गया, तो अब आप 50 रुपये में चॉकलेट जाए तो खरीदोगे नहीं बिन। मांग को नियम चीज है। होगी ना
मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु में मूल्य बढ़ा, कोई वस्तु को मूल्य बढ़ाई तो मांग की मात्रा कम होगी, यानी कि बस खरीदा कौन लोग। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि को मापती है। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा है, कोई सीमांत उपयोगिता की अवधारणा है, वह अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि मतलब को मापती है। देख लिया। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में करी। मांग जमा बैंकों द्वारा धन की सुरक्षा और आसान लेन देन सुनिश्चित करने के लिए विनियमित की जाती है। मांग जमा बैंकों द्वारा धन की सुरक्षा और आसान लेन देन सुनिश्चित करने की विनियमित की जाती है। मांग जमा बैंक, मांग के अनुसार जमा बैंक का मायने धन की सुरक्षा। तो बैंक के कि हमारी मांग है कि जमा करवाओ बैंक का कमाई रुपया, तो धन की सुरक्षा करती भी, आसान लेन देन सुनिश्चित करती है। अपन देवा लाख भी रुपया लोन वोन भी देती, क्योंकि बैंक में अपना खाता है, मांग का रुपया जब जमा कराया। निवेश निष्कासन तब होता है जब सरकारी उधारी से ब्याज दरें बढ़ती है। निवेश निष्कासन के जब सरकारी उधारी से ब्याज दर बढ़ता है और निजी निवेश घटता है तो वह निवेश निष्कासन कर दियो, यानी कि निवेश में निष्कासन कर दियो। तो मतलब निवेश तो ही कर, तो मैं सरकारी उधारी मारे पर ब्याज दर बढ़ गई, तो सरकारी उधारी बढ़ गई तो मैं निवेश करना छोड़ दियो, निजी निवेश में घट जैसी। नगद आरक्षित अनुपात में बता दियो, ऋण देने के योग्य संसाधन बढ़ते हैं। क्या आप मुद्रा पूर्णक को स्मरण कर सकते हैं? कर सुधारक और सार्वजनिक व्यय नीतियों के संयोजन को सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति किन के सुधार और सार्वजनिक व्यय की नीतियां मैंने सार्वजनिक व्यय यानी सबके खर्चा की और सुधार की नीतियां हुई राजकोषीय नीति के व्यय। विस्तारवादी राजकोषीय नीति, विस्तार करे चुके राजकोषीय यानी कि सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है और कर घटाया जाता है, विस्तार कहते हैं। विस्तार अगर राजकोषीय नीति, अगर था कोई राजकोष बढ़ाना है तो कर सरकारी तो खर्च बढ़ाओ पहली, अरे कर में करो कर न घटा दो थोड़ी, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति जैसी। कर दरें अनुदान और सरकारी व्यय राजकोषीय नीति के अंग हैं। खुले बाजार परिचालन मौद्रिक नीति के अंग हैं। ठीक है, जबकि कर दर है अनुदान और सरकारी व्यय राजकोषीय नीति के अंग है, वे राजकोषीय नीति का अंग है। खुले बाजार परिचालन एज मौद्रिक नीति को अंग। मौद्रिक नीति मतलब खुलो बाजार संचालन, मुद्रा मतलब एकदम खुलो है, मतलब सब चीज आसान मिल जाए। राजकोषीय नीति के जो सरकारी व्यय है अनुदान करे तो करने तो घटा दी, सरकारी व्यय ने बढ़ा दी भी राजकोषीय नीति के लिए। राजकोषीय नीति का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वे दिशाओं के सहयोग की आवश्यकता के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के उपयोग की तुलना में कम कुशल ही। ठीक है, वे दिशाओं में सहयोग में कारण वस्तु विनिमय प्रणाली भी मुद्रा के उपयोग की तुलना में कम कुशल थी। सरकारी राजस्व तकनीक शब्द जिसका प्रयोग सरकार की सभी प्रांतों से होने वाली कुल आय जिसके कर भी शामिल है के लिए राज्य सरकार देख ली। बोला बोली चीज बड़ी हाल तो ये कोई नीति करे, बाकी देखो खाल और बहुत टाइम लग गया। पेज भी 15 है, 15 पेज।